ये परिवार छुट्टियां मनाते दौरान एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाता है जहां पर कोई नहीं आता जाता था। फिर बाद में पता चला कि ये पूरा एक ट्रैप बनाया गया था। इस कहानी की शुरुआत होती है केविन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर था। वो एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर आया होता है जहां कई सारे आइलैंड मौजूद थे। वहां पर काफी अच्छे नीट एंड क्लीन बीचेस भी होती हैं जहां कई सारे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे। केविन का यही प्लान था कि वो अपनी वाइफ सैरा और अपने बेटे के साथ काफी एंजॉय करें। उसने तो प्लान्स भी करके रखे थे कि वो एक बोट हायर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सैरा भी यहाँ बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि काफी समय बाद उन्हें यहाँ आने का टाइम मिला है। नहीं तो केविन जो एक डॉक्टर है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी बिजी रहता है। इसी वजह से फिलहाल वो वेकेशन पर है और बाकी चीजें वो भूल जाते हैं। केविन तो दोपहर के समय अपनी वाइफ और अपने बेटे को बीच के किनारे लेकर आता है ताकि वह एक बोट किराए पर ले ले। उन्हें एक्चुअल में पानी में जाना था और उसके चक्कर लगाने थे। लेकिन केविन जब किनारे पर आकर किसी से बातचीत करता है बोट किराए पर देने के लिए, तो पता चला कि सारे के सारे बोट किराए पर दे दिए गए हैं। वहाँ पर एक भी बोट नहीं बची हुई थी। लेकिन केविन उस आदमी से रिक्वेस्ट करने लगा कि वह एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए भी रेडी है। तब जाकर वह किसी दूसरे आदमी के बारे में बताता है कि उसके पास मोटर बोट मिल जाएगी। वो उसकी खुद की प्राइवेट बोट है जो कि किराए पर देता है। केविन को तो अपनी फैमिली के लिए बोट चाहिए थी, इसीलिए वह बताए गए आदमी के पास चला जाता है। केविन तो उस आदमी से कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बोट किराए पर चाहिए, लेकिन वह आदमी एक समय पर काफी सोचने लगा कि इसे देना भी चाहिए कि नहीं। पर केविन उसे जस्टिफाई करता है कि मेरे साथ मेरी फैमिली भी है और वह सब यह पूरी जगह घूमना चाहते हैं। बहुत कन्विंस करने के बाद आखिरकार वह आदमी मान जाता है और केविन उसे किराया भी दे देता है। केविन अपना आईडी कार्ड भी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन उस आदमी ने खुद ही मना कर दिया। वह कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और आईडी कार्ड की कोई जरूरत नहीं। केविन इस बात से थोड़ा शक करने लगता है, लेकिन फिलहाल काफी देर हो चुकी थी। वह सीधा मोटर बोट उठाता है और अपनी वाइफ और बेटे को लेकर निकल जाता है पानी की तरफ। उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे, खास करके सैराई इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करती है क्योंकि उसे यहाँ आने का ज्यादा चांस नहीं मिलता। उसे बीचेस, आइलैंड और एडवेंचरस चीजें करना बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ केविन भी अपनी फैमिली के साथ काफी एंजॉय करने लगता है, बिना इस बारे में सोचे कि आगे चलकर उनकी क्या हालत होने वाली है। अब कई देर तक पानी पर घूमने के बाद बहुत ज्यादा देर हो जाती है। सैरो केविन को कहने लगी कि हमें शायद वापस चलना चाहिए क्योंकि शाम होने वाली है। केविन भी इसके लिए राजी हो चुका था, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर सामने मौजूद एक आइलैंड पर पड़ी। केविन के अंदर जिज्ञासा जागने लगी कि हमें वहाँ एटलीस्ट एक बार जाकर देखना ही चाहिए। उसने सरा को भी कन्विंस करते हुए बोट उस आइलैंड की तरफ मोड़ ली। कुछ ही मोमेंट के अंदर वह उस आइलैंड के बीच के किनारे पहुंच जाते हैं और वह बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड था। वह ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, लेकिन एकदम परफेक्ट था। तीनों वहाँ से नीचे उतरकर कई सारी चीजें देखते हैं, पर ऑब्वियस बात थी कि वो एकदम सुनसान आइलैंड होता है। वहाँ पर ना ही कोई जानवर था और ना ही कोई आता जाता था। खैर, थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद सैरा और उसका बेटा वापस चलने के लिए बोलते हैं। केविन भी बोट के अंदर बैठ गया और उसे चालू करने लगा, लेकिन तब पता चलता है कि बोट का इंजन एकदम स्टक हो गया है। बार बार चैन खींचने पर भी वह चालू नहीं हो रही। केविन इस बात से काफी डर जाता है क्योंकि बोट अगर चालू नहीं होगी तो वह बाहर कैसे जाएंगे। केविन ने हार नहीं मानी और कई घंटे तक वह ट्राई करता ही रहा, बट इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। सैरा भी अपने बेटे को लेकर काफी परेशान हो गई क्योंकि अगर बोट नहीं चली तो उन्हें यहीं पर रुकना होगा। रात भी होने लगी थी और यह आइलैंड इतना सुरक्षित तो उन्हें लगता नहीं। अब यहाँ बेचारी केविन और उसकी फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता वहीं पर एक रात गुजारने का। जैसे तैसे वह सुरक्षित होकर वहीं पर सो जाते हैं। सैरा जब अपने बेटे के साथ अपनी आंखें खोल रही थी तो पता चला कि केविन अभी भी बोट को चालू करने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट उसने बोट की सारी चीजें देख ली, इंजन से लेकर हर एक फ्यूल वाली चीजों को, लेकिन उसे गड़बड़ी कहीं नहीं मिलती। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है, उन्होंने यहाँ आने से पहले किसी को इन्फॉर्म किया था और जो बोट का ओनर होता है उसने भी उनका आईडी कार्ड नहीं लिया, यानी उसे एक्चुअल में पता ही नहीं है कि वह कौन है और कहाँ से आए हैं। ये सारी बातें सैरा और केविन दोनों को ही हिला कर रख देती हैं क्योंकि उन्होंने ना तो अपने मोबाइल कैरी किए थे और ना ही कोई रिसोर्सेज अपने साथ लेकर आए थे, और इस आइलैंड पर फंसे रहना मतलब मौत को चेतावनी देना है। पर तभी अचानक कई दूरी से आवाज आई और पता चला कि वहाँ पर एक टूरिस्ट बोट मौजूद है। केविन तुरंत ही पानी के अंदर गया और जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। पर अफसोस बोट उनसे कई ज्यादा दूर थी और ऑब्वियस बात है कि उनकी आवाज नहीं सुन सकती। कुछ ही देर के अंदर बोट तो वहाँ से चली जाती है और केविन निराश हो जाता है। लेकिन केविन अपनी वाइफ और बेटे से कह रहा था कि यह जरूर एक टूरिस्ट एरिया हो सकता है और उस जगह से शायद वापस से कई सारी बोट गुजरेंगी। हमें उसके लिए तैयार रहना है और एक बार वह देख लेंगे तो हमें बचाने आएंगे ही। लेकिन उनका लक इतना ज्यादा खराब था कि उस एक बोट के जाने के बाद दूसरी कोई बोट वहाँ से गुजरी ही नहीं।
देखते ही देखते वहां पर फिर रात हो जाती है और उन्हें उसी तरीके से बीच पर सोना पड़ा। जैसे तैसे अब उन्हें अनजान आइलैंड पर 2 दिन बीत चुके थे। अब तक किसी भी प्रकार की मदद के आसार दिखाई नहीं दे रहे होते, यानी वह तीनों एक ऐसे मायाजाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना शायद नामुमकिन है। इतना समय बीतने के बाद भी वहां कोई मदद करने नहीं आ रहा था। अब तो सैरा को लगने लगा कि शायद उनका अंत आ चुका है और वह यहीं पर मरने वाले हैं। लेकिन केविन उसे भरोसा दिलाता है कि हम यहाँ से जरूर निकल के ही रहेंगे। केविन तो यह सिर्फ सैरा को दिलासा देने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे भी पता है कि अब शायद कोई नहीं आने वाला। केविन के बेटे की भी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, तो उसे यहाँ पर रुकना नहीं था। इसीलिए जब बोट काम नहीं कर रही थी तो ट्राई करता है वह पानी में उतारने का और अपने फैमिली को उसके ऊपर बिठा देता है। केविन के पास एक चप्पू था जिसकी मदद से वह बोट को आगे बढ़ाने लगा। अब ये दिख तो एकदम सिंपल रहा होता है, लेकिन केविन को पता है कि कितनी मेहनत लग रही थी। उसकी पूरी बॉडी एकदम से पेन करने लग गई होती है और उसके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं बची। बेचारा केविन कुछ देर तक मेहनत करता है और फिर बाद में अपनी फैमिली के साथ ही लेट जाता है। वो तो बार बार यही चेक कर रहा था कि उसके वाइफ और उसका बेटा जिंदा है कि नहीं। फिलहाल तो उनकी नसें चल रही होती हैं, लेकिन पता नहीं कब तक यह सब होता रहेगा। केविन बेचारा अब तो हार मानने की कगार पर आ चुका था, पर तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। पता चला कि वहाँ पर किसी फिशरमैन की बोट जा रही है। इसीलिए केविन जोर जोर से आवाज लगाने लगा। उन दोनों की बोट में डिस्टेंस काफी ज्यादा था, पर केविन चिल्लाना रोकता नहीं। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद केविन खुद थक गया और बेहोश हो गया। लेकिन अच्छी बात हुई कि उस दूर पड़ी हुई फिशरमैन वाली बोट ने उन्हें देख लिया था। वह जल्द से जल्द पानी से ट्रैवल करते हुए आखिरकार उनके पास आ गए और उन्हें केविन और उसकी पूरी फैमिली दिखाई दी। उस बोट के अंदर एक्चुअल में 2 फिशरमैन थे जो जल्द से जल्द उन्हें निकालते हैं और किनारे पर लेकर आते हैं। केविन ने तो उस फिशरमैन को सब कुछ बता दिया कि वो एक डॉक्टर है और अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने आया था, लेकिन गलती से वो इस आइलैंड पर फंस गए और उनकी बोट ही खराब हो गई। अब उनमें से एक फिशरमैन जब यह सुन लेता है कि केविन एक डॉक्टर है तो उसके मन में लालच आ गया। वो तो केविन को ब्लैकमेल करने लगा, यह कहकर कि मुझे भी कुछ फायदा होना चाहिए। अगर वह तुम्हें बचाएगा तो उसे भी कुछ मिलना ही चाहिए। केविन भी एक मोमेंट पर ही समझ गया कि यह जरूर मनी की बात कर रहा है, तो इसलिए केविन ने प्रॉमिस किया कि अगर तुम हमें बचा लोगे तो मैं तुम्हें कई सारे डॉलर्स दूंगा। लेकिन वो फिशरमैन बहुत ज्यादा लालची हो चुका था। उसने सबसे पहले केविन की वाइफ और उसके बच्चे को पकड़ा और साइड में किया। बाद में वो यही डिमांड करता है कि मुझे $1 मिलियन चाहिए। और शॉकिंग बात होती है कि इतने तो केविन के पास थे भी नहीं। वो एकदम परेशान होकर कहने लगा कि मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो। पर यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ उस फिशरमैन को ही पता था और उसकी बोट भी सही सलामत थी। तब जाकर वह फिशरमैन कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों से मांगनी चाहिए और रिलेटिव से बात करनी चाहिए। अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद केविन रेडी हो जाता है और उसने कहा कि मैं तुम्हें $1 मिलियन दे दूंगा। ये सुनते ही वो फिशरमैन काफी खुश हो गया और उसने एक चप्पू उठाया और सीधा आकर केविन के चेहरे पर मारा। थोड़ी देर के बाद जब वह अपनी आंखें खोलता है तो फिशरमैन एक बोट में मौजूद था। वह तो उसे कहीं दूर लेकर जा रहा होता है। केविन ने आसपास जब नजर घुमाई तो उसकी वाइफ और बेटा दिखाई नहीं दे रहा था और फिर उस फिशरमैन ने बताया कि मैंने तुम्हारी फैमिली को किसी दूसरे आइलैंड पर छोड़ दिया है। ये इसलिए क्योंकि उसे डर था कि कहीं केविन सिटी में वापस जाने के बाद पुलिस ऑफिसर्स को न इन्फॉर्म कर दें। शर्त एकदम सिंपल थी कि केविन किसी को कुछ न बताए और सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। केविन यहाँ पर एकदम से बेबस था और न ही उसे यह पता होता है कि उसकी फैमिली कहाँ पर है। तो जैसा जैसा फिशरमैन कहता वो वैसा करता गया। बेचारा केविन अब कॉल करता है अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के पास। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी तो वह उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। करते करते कई सारे लोगों से ऑलमोस्ट उसने भीख मांग ली थी, लेकिन आखिरकार उतनी रकम जमा हो गई होती है और फिर केविन उस फिशरमैन से अपनी फैमिली वापस देने के लिए कहता है। लेकिन फिशरमैन ने वह सारा मनी का अमाउंट अपने एक फर्जी अकाउंट के अंदर डालने के लिए कहा। तो अब केविन बैंक के अंदर भी चला जाता है और यह काम भी कर देता है। यानी फिशरमैन को उसके पैसे मिल गए थे और शर्त के अनुसार उसे केविन की फैमिली वापस देनी थी। अब वह केविन को लेकर एक बोट के अंदर आता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आना। जैसे ही केविन उस मोटर बोट के चेंबर के अंदर घुसा देखने के लिए, तभी फिशरमैन ने वह दरवाजा ही बंद कर दिया था। ये एक तरीके का बिटल होता है जो कि शर्त पूरा होने के बावजूद भी फिशरमैन निभा नहीं रहा था। केविन इस बात पर काफी पैनिक हो जाता है। तब वो फिशरमैन बता रहा था कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ और जरा भी चालाकी करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें जिस आइलैंड पर छोड़ूंगा वही तुम्हारे फैमिली मेंबर्स होंगे जिसे कि तुम फिर बाद में लेकर जा सकते हो। केविन को यहाँ पहली बार पछतावा हो रहा था किसी से मदद मांगने का। उसने तो और भी ज्यादा खतरा मोल लिया था। अब जैसा जैसा फिशरमैन कह रहा था केविन वैसा ही करता है। वो उसकी बोट को फॉलो करने लगा भरे पानी के अंदर। कुछ देर तक वो फिशरमैन आगे बढ़ता रहता है और जब वह पानी के एकदम बीचों बीच आ गया जहाँ से शहर और आइलैंड काफी दूर होते हैं, तब वह वहीं रुक जाता है। उसने फिर केविन को हाथ दिखाया कि तुम मेरे बोट के पास आओ, मैं तुम्हारा दरवाजा खोलकर लोकेशन बता दूंगा तुम्हारी फैमिली का। केविन को अब जाकर ठीक लग रहा था कि उसकी फैमिली मिल
जाएगी, इसीलिए वह अपनी बोट धीरे धीरे उसकी तरफ लेकर आता है। पर जैसे ही वह क्लजे आए, वह फिशरमैन एक लोहे की तीर ले लेता है और तुरंत ही केविन की बोट में मारकर छेद करने लगता है। ये इसलिए ताकि वह चाहता था कि केविन की बोट डूब जाए और वह भी पानी के साथ मारा जाए, क्योंकि वो फिशरमैन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता केविन को जिंदा छोड़ने का। फैमिली मिलने के बाद वह उसके बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बताएगा ही। फिशरमैन को तो अपना अमाउंट मिल गया था, इसीलिए केविन की उसे कुछ जरूरत नहीं। अब जब वह ऐसा कर रहा था, तभी दूसरा फिशरमैन जिसका नाम जैक होता है, वह उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि यह पूरी तरीके से नाइंसाफी है। लेकिन उसका वह बॉस जैक को शांत करा देता है और वापस चलने के लिए कहता है। बोट में छेद कर देने के कारण अब वह धीरे धीरे डूबने लगी थी। सारा पानी बोट में आ चुका था और अब लगता है कि केविन की जान जाने ही वाली है। पर अच्छी बात हुई कि केविन ऊपर वाले हिस्से पर अपना मुंह निकाल कर बैठा हुआ था। इससे उसे थोड़ा टाइम मिल गया सरवाइव करने का। अब उस बदमाश फिशरमैन को यही लग रहा था कि केविन मर चुका होगा, इसीलिए वह सारी चीजें छोड़कर वापस दूर चला गया। केविन को यहाँ पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर वह बोट के अंदर से नहीं निकला तो पानी भरने के कारण वो मारा जाएगा। लेकिन केविन की नसीब फिलहाल यहाँ पर अच्छी थी, क्योंकि वह बोट से जैसे ही बाहर निकला और थोड़ी देर तक पानी में रहा, तभी वहाँ से एक टूरिस्ट की शिप गुजर रही थी। उन सारे टूरिस्ट ने केविन को देख लिया और तुरंत ही जाकर उसे बचाने लगे। वह जल्द से जल्द उसे लेकर बंदरगाह की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ केविन के साथ जो घटनाएं हुई थीं, उसने वहाँ के कोस्टल गार्ड और ऑफिसर को बता दिया होता है। उसने सब कहा कि कैसे दो फिशरमैन हमें ब्लैकमेल कर रहे थे और उसने मुझसे कई सारे अमाउंट भी लिए। इनफैक्ट उसने मेरी वाइफ और बेटे को किसी आइलैंड पर छुपा कर रख दिया है, जिसकी लोकेशन उसने बताई नहीं। वह सारे कोस्ट गार्ड और ऑफिसर्स सारी बातें समझ तो गए थे, लेकिन फिलहाल रात का टाइम होता है। वो इस समय रेस्क्यू टीम नहीं भेज सकते, तो उन्हें सुबह होने का वेट करना होगा। और केविन की फैमिली की लोकेशन ढूंढना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ आसपास कई सारे आइलैंड्स थे, तो उन्हें ऑब्वियसली काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ केविन काफी डर रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली के पास नहीं टाइम बचा हुआ है। वो इतने समय तक सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर होता है जो इस केस को लीड कर रहा था। अब कहीं ना कहीं उस ऑफिसर को केविन पर शक होता है और वह उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उसे लग रहा था कि यह सारा खेल केविन ने ही खेला है। वो जानबूझकर अपने फैमिली मेंबर्स को उस आइलैंड पर छोड़ आया और दूसरे मछुआरों पर इल्जाम लगा रहा है। ये इसलिए क्योंकि वह इंश्योरेंस क्लेम कर ले। पर केविन को पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो सच में अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। फिर भी वह सीनियर ऑफिसर इतना ही कहता है कि हम कल से उसे ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। बेचारा केविन एकदम बेबस हो चुका था और अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। इतनी मेहनतें करने के बाद जब कोई नहीं माना, तो एट द एंड वह खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करता है। यानी कि वह जल्द से जल्द एक कैफे में गया और इस पूरी जगह के आइलैंड के बारे में एक नक्शा बनाया। वो हर एक नक्शे पर देख रहा था कि कौन से पॉसिबल आइलैंड पर उसकी फैमिली मौजूद होगी। हर एक आइलैंड को अच्छी तरीके से देखने के बाद भी केविन को ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था। ऑब्वियसली कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा इतने सारे आइलैंड के बीच। तब अचानक केविन तुरंत ही ऑफिसर के पास चला गया और यह बताने लगा कि वह मछुआरे जरूर मछली पकड़ने गए होंगे और उसे बेचने के लिए वह फिशिंग सेलिंग मार्केट में जाएंगे जरूर। तो ऑब्वियसली उन्हें उस जगह पर जाकर पता लगाना चाहिए। लेकिन ऑफिसर के साफ उसूल थे कि सबसे पहले वो तुम्हारी फैमिली को ढूंढेंगे। उन सारे बदमाश मछुआरों का वो बाद में पीछा कर सकते हैं। इसीलिए अब ऑफिसर केविन के यहाँ से कमांड लेने के बजाय अपने हिसाब से काम करने लगे। बेचारा केविन फिर से बेबस हो चुका था, लेकिन अब वह खुद ही फिश मार्केट में चला गया और चारों तरफ देखने लगा। कई देर तक सर्च करने के बाद भी उसे कुछ मिला नहीं होता। थक हार कर वह वापस अपने होटल की तरफ बढ़ने के लिए चलता है और एक टैक्सी कर लेता है। पर थोड़ी देर बाद उसे टैक्सी ड्राइवर के हाथ पर एक चोट का निशान दिखाई दिया। केविन काफी चौंक गया, क्योंकि उसे इसी टाइप का निशान उस मछुआरे के भी हाथ पर दिखा था। वह तुरंत ही ड्राइवर से पूछने लगता है कि यह चोट तुम्हें कहाँ से लगी। तब वह बताने लगा कि एक स्ट्रिंग ग्रे मछली है, जिसे पकड़ते टाइम ही ये घाव लगता है। केविन को शक था, इसीलिए वह पूछने लगा कि तुमने इसका इलाज कहाँ पर किया। ड्राइवर साफ कहता है कि इस पूरी जगह पर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जिस पर इसका इलाज किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ केविन समझ गया कि जरूर वह मछुआरा भी वहीं पर गया होगा। इसलिए अब केविन जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेता है और वहाँ पर चला जाता है।